हाँ हाँ, बताएं क्या सवाल है आपका। सर मेरा माय क्वेश्चन इज कि अगर हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो और हम और बाद में हमें लोकेशन का इशू आता है तो क्या वो हमारी लोकेशन प्रेफरेंस को कंसिडर करेंगे? बिकॉज एज सर सेड कि ट्रेनिंग के टाइम ही आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि आपको ये स्टेट नहीं चाहिए, दूसरी स्टेट चाहिए। तो अगर हम ज्वाइन ही काफी लेट कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद कर रहे हैं, तो तब उस टाइम पे वो लोकेशन प्रेफरेंस को कंसिडर करेंगे हमारी? ठीक है, तो अ, इसका बेसिक आंसर ये है कि जो जितना लेट ज्वाइन करेगा उसकी प्रिविलेजेस उतनी कम होती जाती है। ओके। मतलब आप लेट ज्वाइन करेंगे तो बहुत चांसेस उससे कम हो जाते हैं, क्योंकि मौके कम मिलेंगे आपको ना। आप जब प्रोसेस हो रहा होता है तब आप वहां पे होते नहीं हो, और बाद में क्या होता है कि अपने हिसाब से वो आपको एलोकेशन कर देते हैं। तो उसमें मतलब जब एलोकेशन होगा तो आपका नाम जो है ना उसमें आएगा। अगर आपने एक्सटेंशन भी अगर आपने लिया है तो आपको चांसेस हैं कि एलोकेशन हो जाए। तो आप, लेकिन वही है कि आप वहां पे होते नहीं हो तो आपको प्रोसेस का पता नहीं है कैसे करना है क्या करना है, तो वहां पे आप थोड़ा सा लेस प्रिविलेज हो, आपके पास में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है। बट उसके बाद भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी स्टेट से दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी कंसिडर करे ना करे। क्योंकि जब एक साथ कर रहे होते हैं तो इजी होता है उनके लिए भी, बारी बारी से एक एक करके आते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है बार बार फाइल को जो है उसको पेरुजल करके फिर डिसीजन लेना। तो इसलिए स्टार्टिंग में हो जाए तो सर डैप या फिर अटेस्टेशन दोनों चीजें। मेरे साथ हुआ था, डैप खो गया था, मैंने डैप सेव करके रखा नहीं था तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो डैप अगर खो गया है आपसे और अगर आपसे ईपीएफ को डैप मांगता है तो आप, अगर किसी का खो गया है तो अभी चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप अभी ही यूपीएससी या तो चले जाएं या फिर उनको लेटर से ईमेल के माध्यम से किस तरह से उनको बोलें कि मेरे पास डैप नहीं है, तो आपको यूपीएससी जो है डैप प्रोवाइड कर देगा एक कॉपी। ठीक है, लेकिन डैप इंपॉर्टेंट है। मेरे पास डैप नहीं था, मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को मेरे 1-2 दिन वेस्ट हुए थे इसमें, तो इसलिए बता रहा हूँ ये। तो ये इम्पोर्टेंस है डैप की। उसके बाद कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगला मेल? तो आप लगा लीजिए कि हमें रिजल्ट आया था हमारा 10 नवंबर को, और हमको जो पहला ईमेल आया था टाइमलाइन के अनुसार 21 नवंबर को, लगभग 10-12 दिन में हमको, 10-11 दिन में हमें पहला ईमेल ईपीएफओ से आ गया था। अभी क्या है कि ईपीएफओ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है अभी, इंटरनल काफी सारी, मतलब देयर इज अ लॉट हैपनिंग। तो हो सकता है कि 10 दिन का ना लेके 15 दिन का टाइम लग जाए। तो कभी भी आ सकता है। आप एक बार और हेड ऑफिस में बात करके देखते हैं अभी लेटेस्ट अभी क्या है फाइल का स्टेटस। बट ईमेल आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से मिस आउट हो जाएगा आपसे, मतलब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। उसके बाद है व्हाट टेस्ट विल बी देयर एज पार्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट कुछ नहीं होता है, इट्स ओनली मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में ही आपकी वो नजर लगा लेते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं। तो उसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, और आपकी हाइट, वेट, बीपी और बेसिक ये टेस्ट होते हैं। और कोई बहुत ऐसे मतलब इन डेप्थ कुछ एनालिसिस नहीं करते हैं, वो बस ये देखते हैं कि हाँ मतलब इनका बीपी कंट्रोल में है, हाथ पांव ठीक हैं, और अगर आप मतलब कोई पीएच कैटेगरी के नहीं है तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं। बाकी यूरिन सैंपल और वो सब ब्लड सैंपल में उनका बहुत बेसिक सी चीजें चेक करते हैं, वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं है टाइप का। जोन के अंदर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है या फिर बस स्टेट में भी होती है? आपको बेसिकली अभी क्या है कि 2018 में ट्रांसफर गाइडलाइंस जो आई थी वो अभी प्रिवेलेंट है, अभी वो एप्लीकेबल है हमारे यहाँ। हालांकि दूसरी नई ट्रांसफर पॉलिसी की जो नई का नया डॉक्यूमेंट है वो भी आ चुका है, उसको अभी इम्प्लीमेंट करा जा रहा है अभी। तो जो मैं बता रहा हूँ काफी हद तक वो कुछ चीजें चेंज भी होने वाली है फ्यूचर में। वो आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चल जाएगा। फिलहाल जो है वो ये है कि आपको जो जोन दिया जाएगा उस जोन में आप कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं। वो जो जोनल जो ओआईसी होते हैं, एडिशनल चीफ कमिश्नर, वो डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली उत्तराखंड एक जोन है, 5 ऑफिस दिल्ली में है, 2 ऑफिस उत्तराखंड में है, तो मैं क्योंकि मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, तो लीगली स्पीकिंग मैं इन 7 ऑफिस में कहीं भी घुमाया जा सकता हूँ, रोटेट हो सकता हूँ। तो एक जोन का ट्रांसफर एक साथ होता है, मतलब पूरे जोन में ही होता है। जोन के बाहर अनलेस एंड अनटिल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया आपके अगेंस्ट, कुछ पनिशमेंट है कुछ है, आप जोन के अंदर रहते हैं। सर आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, विल
माई मेडिकल भी डन एट द जोनल ऑफिस अगेन और नॉट? हाँ, मेडिकल फिर से करते हैं ये लोग। हमारे साथ कुछ लोग थे, दूसरे डिपार्टमेंट से आए थे, उनका मेडिकल फिर से हुआ था, मेरे साथ में कुछ लोग थे। सर, अटेस्टेशन फॉर्म जो यूपीएससी को सबमिट कराया उसकी कॉपी तो नहीं है कैंडिडेट के पास, कॉपी नहीं है। तो अगर कॉपी नहीं है तो आप जो है एक कॉपी यूपीएससी को चिट्ठी लिख के मांग लें, ईमेल कर दें, और एक रजिस्टर्ड पोस्ट या आप दिल्ली रहते हैं तो एक बार मांग लें। वैसे डैश और अटेस्टेशन फॉर्म की बात करूं तो मेरे को जितना याद है डैश की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अटेस्टेशन फॉर्म की रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर कॉपी नहीं है तो आप उसकी कॉपी जो है यूपीएससी से एक बार मांग लें। बाकी अगर तब भी नहीं मिलती है तो जोनल ऑफिस में उस समय रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुछ चीजें मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और देखते हुए कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है तो वो मैनेज हो जाता है। EOL extraordinary leave facility available or not? Yes, EOL is available. It is available, but then again EOL बहुत ही it's a very subjective thing. Depends on your OIC कि आपको EOL देंगे कि नहीं देंगे। कब तक आने की उम्मीद है? then again मैंने बताया 10 से 15 दिन में, हमारा 11वें दिन आ गया था, तो आप ये उम्मीद कीजिए आपका रिजल्ट शायद 10-12 अगस्त को आया है, तो कभी भी ईमेल आ सकता है आपको। बाकी हेड ऑफिस में एक बार हम बात करेंगे, अभी देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो भी कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने की। आई हैव ज्वाइंड अनदर जॉब आफ्टर ईपीएफओ इंटरव्यू, विल वी नीड एनओसी ऑल्सो? सर, आई हैव यूपीएससी मेंस, विल दे गिव एक्सटेंशन? हाँ, अगर आपने ईपीएफओ ज्वाइन करने से पहले कहीं और ज्वाइन कर लिया है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं यहाँ ज्वाइन करने के लिए। आप ऑलरेडी कहीं नौकरी करते हैं? अच्छा, शायद आप ऑलरेडी कहीं नौकरी करते हैं, उसके लिए आप 1 मंथ नोटिस डालने का सोच रहे हैं। हाँ, 1 मंथ नोटिस, क्योंकि अभी हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि लगभग 2.5 महीने में हम लोगों को रिजल्ट आने के 2.5 महीने में हमें तो ज्वाइनिंग भी मिल गई थी अपने ऑफिस में। तो 1 मंथ नोटिस आई थिंक डालना पड़ेगा आपको। बाकी अभी हेलो हमारे सर। साथ में रत्नेश सर भी आएंगे, तो क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से जॉब करके आए थे तो उनको भी हम लाइन पे ले लेंगे। ये जो ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, पीपल वर्क स्विचिंग, उनके लिए ज्यादा अच्छे आंसर्स वो दे पाएंगे, अभी उनको हम लाइन पे ले लेंगे। ईओयू के ट्रांसफर्स कितने कितने टाइम में होते हैं? मैंने जैसे बताया, पहले की पॉलिसी और अभी की पॉलिसी में काफी रेडिकल चेंजेस हैं। अभी जो पॉलिसी आई है वो अभी इफेक्टिव नहीं हुई है, इट विल टेक टाइम। तो अगर, क्योंकि अब आगे फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में वही पॉलिसी आगे आने वाली है, तो आप मान के चलिए कि हर 4 साल में जो है ऑफिस आपके जोन के अंदर, आप 4-4 साल में आपके ऑफिस चेंज होंगे। सर, क्वार्टर अलॉटमेंट कैसे होता है, कब तक मिल जाते हैं क्वार्टर? देखिए, आप जहाँ पे भी पोस्ट होंगे, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ईपीएफओ के क्वार्टर्स हो। काफी सारे ऑफिस को मैं जानता हूँ जहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है, आपको अपना अकोमोडेशन खुद से लेना पड़ेगा, आपको एचआरए मिलेगा। अगर क्वार्टर्स होंगे तो आप, क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। आप ऑफिस पहुंच के जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप पूछेंगे कि क्वार्टर है, वो आपको बता देंगे अवेलेबल है कि नहीं है। उसके हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे क्वार्टर जो है फैसिलिटी अवेल करनी है। बस वो अगर क्वार्टर होता है तो आपको, हर ऑफिस में केयर टेकर होता है जिसका ये सब काम होता है, बिल्डिंग वगैरह की देख रेख और ये सब चीजें, मेंटेनेंस वगैरह। एक ये होते हैं जूनियर इंजीनियर, आपको एक बार ले जाके वो दिखा देंगे कि ये 3-4 क्वार्टर्स अवेलेबल हैं आपको। अगर एक होगा तो ऑब्वियसली चॉइस नहीं होगी, आप देखेंगे, आप हाँ बोल देंगे कि हाँ मैं ले रहा हूँ कंफर्म, फिर उसके बाद आपका एचआरए बंद करके आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। तो सब जगह क्वार्टर्स नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रेफरेंस होगा। मान लीजिए 3 लोग सेलेक्ट होकर पहुंचते हैं और एक, हर किसी ने पहले एप्लीकेशन दिए, किसी ने बाद में, तो पहले वाले को वो प्रेफर करेंगे अगर क्वार्टर्स कम है तो। छोटा रिजाइन वैकेंसी नहीं है जो ईपीएफओ ने वैकेंसी क्लासिफिकेशन बताया था, तो क्या हिमाचल में पोस्टिंग मिलना पॉसिबल नहीं है क्या? देखिए, वैकेंसी क्लासिफिकेशन शायद से आरटीआई के थ्रू आया है जहाँ तक मुझे याद है। तो आरटीआई किसी एक पर्टिकुलर डेट की होगी, उसके बाद कुछ लोग रिटायर भी होते हैं, किसने वीआरएस किया होगा, तो ये जब आपकी अपॉइंटमेंट, मतलब फाइनल जोन एलोकेशन होगा, तो उस समय पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। तो जबकि आरटीआई होगी उस समय शायद ना हो, और ऑब्वियसली वैकेंसी नहीं है तो अलॉटमेंट नहीं होगा आपको। इस बीच कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है, आप रेफरेंस जरूर भरें, वैकेंसी अगर हो जाती है तो आपको वहाँ पे जॉब किया जाएगा।
मैक्सिमम कितने टाइम तक एक्सटेंशन मिल सकता है इफ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं, हमारे बैच में भी ज्यादातर लोग थे, आप लोग भी काफी सारे होंगे जो आगे प्रिपेयर करना चाहेंगे। तो एक्सटेंशन जो है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, हो सकता है आपको एक्सटेंशन बिल्कुल भी ना मिले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कितना टाइम देना चाहते हैं और कितना कन्विंस्ड है आपकी बातों से। और आईएएस के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ इसलिए एक्सटेंशन मुझे दे दीजिए, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये करना चाहते हैं। तो अगर एक की सुनेंगे तो सबकी सुननी पड़ेगी, तो फिर आप लोगों को जो है नौकरी भी दे देंगे और बोलेंगे कि हाँ आपने सीट बुक कर लिया, आप बैठिए घर पे और तैयारी कीजिए। तो ऐसे अगर करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ता है कि एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। और जब एक्सटेंशन के लिए मांगे आप टाइम, तो ये मत लिख दीजिएगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो हाई चांसेस है कि एक्सटेंशन फिर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 महीने का एक्सटेंशन हमने देखा है कि मेडिकल ग्राउंड पे 2 से 3-4 महीने का मेडिकल ग्राउंड या कहीं से रेजिग्नेशन आना है, ये सब चीजों की वजह से मिल जाता है। अच्छा शशांक भाई, हाय। हाँ जी, हाय। ये ना एक दो क्योंकि आप भी पहले जॉब करते थे, आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप एसबीआई में थे उस समय जब हम लोग सब मिले ज्वाइन किया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आई थिंक आप बेहतर पोजीशन में हैं उसको आंसर करने के। तो कुछ क्वेश्चंस अच्छा, हैं, मैं बोल देता हूँ, आप एक बार बता दीजिएगा। प्लीज कि प्लीज प्लीज। एक ये पूछ रहे हैं कि ये ऑलरेडी शायद कहीं नौकरी करते हैं, तो क्या इनको अभी 1 मंथ का नोटिस डाल देना चाहिए? मतलब इनके 1 मंथ का नोटिस है तो क्या रेजिग्नेशन इनको अभी डाल देना चाहिए? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना तो टेक्निकल रेजिग्नेशन अगर बताया होगा, क्योंकि यूपीएससी से नोटिफिकेशन आई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल है कि इंटीमेट कर देना चाहिए एटलीस्ट कि हमने ये यूपीएससी के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट आई है उसका ये फॉर्म भरा हुआ है। तो अगर बताया हुआ है और सिलेक्शन हो जाता है, तो जब इनके पास ऑफर लेटर फॉर्मल यूपीएससी से आएगा तो ये बता दे तो टेक्निकल रेजिग्नेशन तो तुरंत मिल जाता है, फिर वो 1 महीने वाला चक्कर नहीं रहता। जैसे मेरा था और सर ये तो पे मैं प्रोडक्शन वगैरह? पे प्रोटेक्शन रहती है, बिल्कुल रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आई एम श्योर की पे प्रोटेक्शन है। बाकी पीएसयूज और जो स्टेट गवर्नमेंट का एक बार मुझे देखना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो आई एम श्योर की पे प्रोटेक्शन रहती है। सर मैं एसबीआई और में सर जूनियर सीनियरिटी एसोसिएट कैसे हूँ। काउंट होगी? जी हाँ बताएं। सर मैं एसबीआई में जूनियर एसोसिएट हूँ। तो इधर जी जी मैंने जो जी। एग्जाम के लिए मैंने इंटीमेट कर दिया था कि मैंने एग्जाम दिया था और मेरे को इंटरव्यू के लिए भी एनओसी दे दिया था। अब मेरे को क्या करना चाहिए? नॉर्मल नियम है कि 30 डेज का रेजिग्नेशन पीरियड है या फिर 30 डेज सैलरी है, तो अभी हाँ, मेरे को 30 नहीं डेज का तो नोटिस दे देना चाहिए कि नहीं, अभी अपॉइंटमेंट के नहीं बाद किया टेक्निकल इसलिए रेजिग्नेशन? मुझे तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपके पास ऑफर लेटर फॉर्मली आ जाने दीजिए, ओके। है ना, उसके बाद आप कीजिएगा, भले अच्छा ही सर, ये आपको सीनियरिटी कैसे काउंट होगी? रैंक से, सीनियरिटी रैंक से काउंट नहीं, होती है, जैसे किसी ने एक्सटेंशन ले लिया है, उससे सीनियरिटी पे कोई फर्क एक नहीं किसी पड़ेगा। पर्सन ने पहले ज्वाइन किया। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रैंक जितनी है। हाँ, एक हो सकता है कि एक लिमिट के बाद जो है वो तो फिर आपकी जो आपकी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आपकी एक्सटेंशन वो कंसिडर कर रहे हैं फाइनल ईयर डिपार्टमेंट चेंज नहीं होना द्वारा। चाहिए, फाइनल ईयर हाँ, नहीं चेंज होना चाहिए बस आपका। और बस सर जैसे फाइनल ईयर चेंज ऑलरेडी होगा, कोई जॉब में है तो उसका उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सिक्योरिटी में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है रत्नेश भाई, शुड आई हाँ, रिजाइन माय करंट जॉब नाउ, इट हैज 3 months नोटिस पीरियड, और वेट फॉर ईपीएफओ कंफर्मेशन मेल? मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि ईपीएफओ का कंफर्मेशन मेल आ जाए, उसके बाद ही आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, ठीक है, उसमें बस है ना। इनको ये है कि शायद इनको मुझे वहां पे पैसे का थोड़ा लॉस हो सकता है अगर ईपीएफओ ने एक्सटेंशन नहीं दिया फॉर एनी रीजन। हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन वो चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, चांस आपको यूपीएससी ने आपको ये बोल दिया कि आप जॉब करने लायक हो, आपको सेलेक्ट तो कर दिया, लेकिन ईपीएफओ से ऑफर लेटर शुड कम, उसके बाद ही आपको रिजाइन करना चाहिए, मेरा तो ये मानना तो आई थिंक इनके लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि अभी जैसे ही इनका ऑफर लेटर हाथ में आ जाए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हो जाए, उसके बाद जो है ये रेजिग्नेशन दे दें और ईपीएफओ को लिख दें कि भैया हमारा 3 month का नोटिस है, तो थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन दे दिया जाए इस बात पे, तो हाँ, एक्सटेंशन मिलने के हाई चांसेस हैं, फिर ये सेकंड थर्ड बैच में ज्वाइन कर लेंगे।
ईपीएफओ वैसे तो जैसे अपने भी बैच में शशांक भाई कई ऐसे लोग थे जिनका ये 3 महीने और कईयों को तो 3 महीने के बाद भी नहीं मिला था रिलीविंग अपने पेरेंट ऑफिस से। तो हाँ। ईपीएफओ ने उस चीज को कंसिडर किया था, ये तो किया ईपीएफओ था। को भी करना ही पड़ेगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा।